पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोज़ में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक साइंस में। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन की क्लास नंबर 17 में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सभी लोग प्लीज कमेंट डाउन करिए अपनी अटेंडेंस। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न आपके लिए छोड़े थे, कुछ ही लोगों ने सही उत्तर इसका दिया है, और सही उत्तर यहाँ पर आया है निधि यादव का। सुश्री निधि यादव ने सही उत्तर देने का प्रयास किया है। लक्षद्वीप 1956 में बना था यूटी, दमनदीव 1962-61 में, चंडीगढ़ 1966 में, दादर नगर हवेली 1961 में, न्यू दमनदीव और दादर नगर हवेली मर्ज हुए थे 26 जैन 2020 में, ये भी उन्होंने लिखा है, बहुत अप्रिशिएटेड। फिर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 वाला क्वेश्चन, फजल अली के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जो है इसमें मेंबर्स थे, ये सही। और कमीशन सपोर्टेड स्प्लिटिंग ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट्स का फर्दर डिवीजन ना किया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन ना कहा जाए, इनका रिकमेंडेशंस था, जबकि बॉम्बे और पंजाब ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर आगे स्टेट बने थे। एज पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास बाय पार्लियामेंट, 14 स्टेट्स और 6 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स ये सृजित किए गए थे, तो ये सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 and 3 करेक्ट, डी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीट्स लोकसभा में रजिस्टर्ड हैं मध्य प्रदेश की तरफ से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही। इन्होंने लिखा है 131 सीट्स जो है रिजर्व की गई हैं, 84 एससीज के लिए और 47 एसटीज के लिए। टोटल सीट्स की बात हो रही है लोकसभा में, और सर्वाधिक सीट्स इनमें से किसके लिए, मतलब ये एसटीज के लिए किस स्टेट से जो है रिजर्व्ड है, मध्य प्रदेश से। 44वें संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका नॉट ट्रू यानी कि गलत है, तो इस वजह से लिखा हुआ है एज पर अमेंडमेंट प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन एज मेनी टाइम्स एज ही वांट टिल ही इज सेटिस्फाइड। जबकि असल बात यह है कि सिर्फ एक बार यहाँ पर रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकते हैं, उसके बाद जो एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उस पर प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है, अनिवार्य होता है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस ड्यू टू सम रीजंस, यानी कि जब कभी भी
प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का कार्यभार निभाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के सभापति नहीं रहते हैं, जबकि इसमें लिखा है कि रहते हैं। तो डेप्यूटी चेयरपर्सन किस लिए बनाए गए हैं? फिर क्या खाली तनख्वाह लेने के लिए? ऐसा नहीं है। डेप्यूटी चेयरपर्सन जो राज्यसभा के हैं वो वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पर, ठीक है, जब तक वाइस प्रेसिडेंट अपने नॉर्मल टेन्योर में लौट नहीं आते। The vice president will get the emoluments of president, ये correct है। और if in this duration vice president resigns, chief justice of India will perform the duties of president of India, ये correct है। तो यहाँ पर correct क्या हो जाएगा? Correct answer यहाँ पर हो जाएगा C। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्लास नंबर 17 में हमारे टॉपिक उत्तर गुप्त काल और इससे संबंधित विभिन्न वंश और क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 3 हम लोग करेंगे, इसको फिनिश करेंगे फाइनली हम लोग। और राज्य व्यवस्था में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीट करेंगे। एनवायरनमेंट में फाइनली ओजोन वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे अगर समय बचा तो, क्योंकि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कई सारी डायनेस्टी स्टडी करना है। सबसे पहले गुप्तोत्तर काल के बारे में अगर बात करें तो मध्य एशिया से यानी सेंट्रल एशिया से जो व्हाइट हूणों का जो आक्रमण हुआ था उससे गुप्त शासन बहुत कमजोर हो गया था और बाद में कई छोटे छोटे वंश यहाँ पे उदित हुए थे। जब हूणों का आक्रमण हुआ तो अर्थव्यवस्था और बाकी सारी चीजें भी कमजोर पड़ गई थी। जैसे स्कंदगुप्त के सिक्कों में आपको मिलावट देखने को मिलती है, शुद्ध सोने के सिक्के नहीं देखने को मिलते हैं। सोने की मात्रा कम, मिश्र धातु की मात्रा अधिक थी बाद के गुप्त शासकों के सिक्कों में। गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के विभिन्न भागों में कई राजवंशों का उदय हुआ था। उनमें से प्रमुख थे थानेसर या थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश, जिसको वर्धन वंश भी कहा गया बाद में, कन्नौज के मौखरी वंश और वल्लाभी के मैत्रक वंश। प्रायद्वीपीय भारत में राजनीतिक परिदृश्य भी अलग नहीं था। यहाँ पर भी चालुक्य शासक, पल्लव शासक, क्रमशः दक्कन रीजन में चालुक्य शासक और उत्तरी तमिलनाडु में पल्लव शासक अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, जो पूर्व में कभी गुप्त लोगों के ही सामंत हुआ करते थे। मैत्रक शासकों के बारे में बात करें तो जिनका टाइम पीरियड थोड़ा सा नोट करिएगा, क्योंकि कौन किसके समकालीन है अब यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई सारे राजवंश है और अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को आ गया और अगर आपने क्रोनोलॉजी बिगाड़ी तो वो आप आंसर नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। मैत्रक राजवंश का जो क्रोनोलॉजी है ये 475 एडी से लेकर 776 एडी तक चलता है। इन्होंने राजधानी बनाया था वल्लाभी को। ये वल्लाभी कहाँ पे है? प्रेजेंट डे वाला डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। मैत्रक राजवंश ने 5वीं से 8वीं शताब्दी यानी 475 से 776 एडी तक करीब गुजरात और सौराष्ट्र काठियावाड़ रीजन में शासन किया था। इसके संस्थापक थे भट्टार्क, जो कि एक सेनापति थे। गुप्त साम्राज्य के पतन का लाभ उठाते हुए अपनी राजधानी बनाया वल्लाभी को गुजरात और सौराष्ट्र के शासक के रूप में स्थापित किया। राज्य की स्वतंत्र प्रकृति कब हासिल हुई थी? शुरुआती मैत्रक शासक गुप्तों के सामंत ही खुद को बताते थे, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र थे और जैसे ही गुप्त साम्राज्य डिसइंटीग्रेट हुआ इन लोगों ने स्वतंत्र शासक की उपाधि ली और यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया था। उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? जैसे ये मैत्रक वंश में एक शिलादित्य प्रथम जब शासक बने थे, राज्य शक्तिशाली हुआ था और मालवा राजस्थान के हिस्सों में इन लोगों ने शासन किया था। बाद में मैत्रकों को चालुक्य शासकों ने और सम्राट हर्षवर्धन ने हराया था, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम थानेश्वर के पुष्यभूति शासक या फिर जिसको वर्धन वंश बाद में कहा गया है उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो पुष्यभूति शासक या फिर वर्धन शासक में सबसे महत्वपूर्ण हर्षवर्धन है। उनके काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है फाहियान के रिकॉर्ड से। तो थानेश्वर का जो शासन काल है ये बहुत बड़ा नहीं है, 147 वर्षों का है। 500 एडी से लेकर 647 एडी तक चलता है। राजधानी थानेसर थी। बाद में ये कानिकुब्ज या फिर महोदय नामक जगह, कानिकुब्ज या महोदय बोलते थे कन्नौज को, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट की थी। और क्यों शिफ्ट की होगी? कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि हूणों के आक्रमण से बचने के लिए, क्योंकि ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थी राजधानी थानेश्वर में, ठीक है, और जबकि कानिकुब्ज थोड़ा सा इधर ईस्टर्न साइड था। संस्थापक के बारे में बात करें तो राजवंश के संस्थापक पुष्यभूति नामक व्यक्ति थे, जो गुप्त के अधीन एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। बाद में स्वतंत्र शासन उन्होंने किया। गुप्तों के पतन के बाद इसी पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन के नेतृत्व में वर्धन वंश के शासकों का उदय होता है और पुष्यभूति हूणों को हराकर के सत्ता में आए थे और उनकी राजधानी थानेसर यहाँ पे थानेश्वर बनाई गई थी। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर राजधानी बनाई थी, जो हर्षवर्धन ने शिफ्ट कर दी थी कन्नौज। मौखरियों के साथ, मौखरी वंश के शासकों के साथ संबंध स्थापित किए थे वर्धन वंश के शासकों ने। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री का विवाह किया था मौखरी शासक से, जिसका नाम था ग्रहवर्मन। इससे किया था और इस प्रकार कन्नौज को अपना सहयोगी इन्होंने बना लिया था। तो कन्नौज को एली जो है बनाया था किसने? ये प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए थे, पहले राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन शासन करते हैं। हर्षवर्धन का शासनकाल महत्वपूर्ण है। 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं ये और महान शासक बने थे और काफी सारा इन्होंने काम किया था।
लेकिन उससे पहले चूंकि ज़्यादा जानकारी हमको मौखरी शासकों के बारे में नहीं मिलती है, तो मौखरी शासकों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देता है असीरगढ़ का कॉपर सील। असीरगढ़ का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है सबसे ज़्यादा जानकारी देता है। इसमें देता है इनकी जीनोलॉजी के बारे में, यानी कि हरिवर्मा और जयस्वामिनी। हरिवर्मा जयस्वामिनी पति पत्नी थे। उसके बाद आदित्य वर्मन और हर्ष गुप्ता यहाँ पे पति पत्नी, और ईश्वर वर्मन उपगुप्ता, ईशान वर्मन लक्ष्मीवती, सर्ववर्मन इंद्र भट्टारिका और अवंती वर्मन, इन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है जो कि मौखरी वंश को बिलोंग करते थे। मौखरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ईशान वर्मन है, ये नाम ध्यान रखिएगा। बेसिकली अब यहाँ से हर्षवर्धन के इतिहास शासन काल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में सबसे बड़ी भारतीय साम्राज्य के रूप में इन्होंने एकीकृत किया था अपने साम्राज्य को। इनका जो पूरा क्षेत्र था, पूरा उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इसको कवर किया था इन्होंने। और ईस्टर्न रीजन में कामरूप तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। कामरूप के शासक ने इनकी अधीनता स्वीकार करी थी। और इनकी जो सदर्न बाउंड्री थी स्टेट की, वो नर्मदा थी। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नर्दर्न बाउंड्री हर्षवर्धन के एम्पायर की कौन सी नदी थी? नर्मदा। नर्मदा के पार इनको नहीं जाने दिया था, किसने? पुलकेशिन ने। पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी इनको पार नहीं करने दिया था और इनको युद्ध में हराया था। ऐसा कहा जाता है कि इनका साम्राज्य वर्तमान ओडिशा, बंगाल, पंजाब, पूरे सिंधु गंगा के मैदान में फैला हुआ था। और वर्धन साम्राज्य में 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र थे जो एक तो सीधे हर्ष के नियंत्रण में थे। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, कलिंग राजपुताना यानी राजस्थान का हिस्सा, और अन्य जो सामंत थे यानी कि जो इनके लॉर्डशिप को स्वीकार करते थे और इनके डायरेक्टली अधीन ना होकर के इनडायरेक्टली इनके अधीन थे, जैसे जालंधर, कश्मीर, नेपाल, सिंध, कामरूप, ये सब। हर्षवर्धन का प्रशासन और इससे संबंधित तथ्य महत्वपूर्ण है। जैसे हर्षवर्धन का साम्राज्य कई लोगों को महान गुप्त साम्राज्य की याद दिलाता है, क्योंकि इनका प्रशासन काफी गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के समान था। तो हर्षवर्धन का प्रशासन कोई नया नहीं था, गुप्त साम्राज्य के ही प्रशासन के तत्वों को इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया था। कोई दास प्रथा नहीं होती थी हर्षवर्धन के समय, ऐसा लिखा है। खासकर जो फाहियान के रिकॉर्ड्स हैं उससे हमको जानकारी मिलती है। दास प्रथा नहीं थी, अपना जीवन जीने के लिए लोग स्वतंत्र थे। साम्राज्य में गरीबों की अच्छी देखभाल यहाँ पे की जाती थी, विश्राम गृह बनवाए जाते थे, सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। महान सम्राट के रूप में वर्णित किया है, उसकी प्रजा में सभी लोग जो है सम्राट से खुश रहते थे और लोगों पर बहुत भारी भरकम कर नहीं लगाए गए थे और अर्थव्यवस्था बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर थी। हर्ष की राजधानी कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है, यहाँ पर कई कलाकार, कवि, धार्मिक विद्वान, नेता आते रहते थे दूर दूर से यहाँ पर यात्रा करके। हर्षवर्धन ने चीनियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्टैब्लिश किए गए थे और एक भारतीय मिशन भी चीन भेजा गया था हर्षवर्धन के काल में। प्रसिद्ध चीनी भिक्षु और यात्री ह्वेनसांग ने इसके साम्राज्य में 8 साल बिताए थे। तो 8 वर्ष यहाँ पर किसने बताए? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी मजबूत थी हर्षवर्धन की सेना में। लिखा गया है, अब लेखों से पता चलता है कि इनके पास करीब 1 लाख मजबूत घोड़सवार सेना थी, 50,000 पैदल सैनिक थे और 60,000 हाथी थे। इसके अलावा हर्ष के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सिक्कों की कमी थी। ये बताता है कि अर्थव्यवस्था सामंत प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो सैलरी थी वो कैश में नहीं दी जाती थी, सैलरी लैंड असाइनमेंट्स के रूप में दी जाती थी, जो हम आगे चल करके मेडिवल पीरियड में देखेंगे, जो आगे चल करके किस में कन्वर्ट होता है, इक्तादारी सिस्टम में और या फिर विजयनगर के नयनकार सिस्टम में। स्वतंत्र शासकों जिन्होंने सामूहिक रूप से महासामंत के रूप में जो है जो जाने जाते थे, स्वतंत्र शासक जो महासामंत के रूप में जाने जाते थे, हर्षवर्धन को कर देते थे और सैन्य सुदृढ़ीकरण की आपूर्ति में इनकी सहायता करते थे। तो जहां पर कर भी दिया जाता है और सेना भी दी जाती है अन्य शासकों के द्वारा, तो वैसी व्यवस्था आपको कहां पर देखने को मिलती है? इक्तादारी सिस्टम में देखने को मिलती है, विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलती है। इस व्यवस्था ने हर्षवर्धन के साम्राज्य को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर्षवर्धन के काल में आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी और एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। नालंदा महाविहार में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, 2,000 यहाँ पे शिक्षक थे। और ह्वेनसांग ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का काफ़ी विशद विवरण लिखा है अपने ट्रेवलॉग में, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंचा था। पाठ्यक्रम में वेद, बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, नगर नियोजन, चिकित्सा विधि, खगोल विज्ञान, ये सब पढ़ाया जाता था। इसके अलावा हर्ष स्वयं खुद एक लेखक थे, 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये लिखे हैं। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये हर्ष के नाटक हैं और हमेशा इससे क्वेश्चन आते रहे हैं कि इनमें से कौन सा नाटक हर्ष ने नहीं लिखा है। बाणभट्ट नामक एक प्रसिद्ध लेखक, इनको हर्षवर्धन के कोर्ट में संरक्षण दिया गया था और इनको आस्थान कवि या फिर राज्य के प्राथमिक कवि या प्रमुख कवि के रूप में नियुक्त किया गया था। हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद के जो सक्सेसर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है।
हम लोग कह सकते हैं कि हर्ष के साम्राज्य में सामंतवाद की शुरुआत हो गई थी, जो आगे चल करके मिडवल पीरियड में खास करके जो टर्किश इन्वेजन था उसके बाद से काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ठीक है, हालांकि जो टर्किश इन्वेजन के बाद जो व्यवस्था थी वो लोग वहां से लेकर के आए थे, सेंट्रल एशिया से, लेकिन भारत में सामंतवाद की व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है हर्ष के काल से। गुप्त काल में भी कुछ कुछ व्यवस्था थी, लेकिन इतनी डेवलप्ड नहीं थी फ्यूडलशिप की जितनी सामंतवादी व्यवस्था हर्षवर्धन के काल में उपजी थी। राज्य द्वारा गांवों में जमीन दी जाने की प्रथा शुरू की गई थी, मतलब बड़े जमीन के हिस्से अलॉट किए जाते थे, जिससे स्थानीय जमींदार शक्तिशाली हो गए थे। साम्राज्य कमजोर हो गया था, स्थानीय झगड़े यहाँ पे बढ़ने लगे थे। विद्रोहों को दबाने के लिए हर्ष को लगातार इधर उधर जाना पड़ता था। 40 से अधिक सालों तक उत्तराधिकार में मतलब उत्तर में शासन करने के बाद हर्ष की मृत्यु होती है करीब 647 एडी में। चूंकि इसके ज़्यादा कोई वारिस नहीं थे, इसका साम्राज्य खत्म हो गया था, छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो गया था, जिसको अलग अलग रूलर्स ने रूल किया था। राजा हर्षवर्धन के निधन ने शक्तिशाली वर्धन वंश के अंत को चिन्हित। सोसाइटी रिलीजन के बारे में बात करें तो वर्धन काल में हिंदुओं की जाति व्यवस्था प्रचलित थी, 4 वर्णों में विभाजित थी और कई उपजातियां इसमें होती थी। महिलाओं की स्थिति में सुधार होने के बजाय यहाँ पर गिरावट आई थी। गिरावट गुप्त काल से ही शुरू हो गई थी और इसमें वर्धन काल में और भी गिरावट देखने को मिलती है। और सती प्रथा की प्रथा प्रचलित थी। फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती किस इंस्क्रिप्शन से हमको देखने को मिलता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं होती थी। हर्ष जो शुरुआत में शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में महायान बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रहे थे। हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने कान्यकुब्ज में एक महान सभा का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने 643 ईस्वी में की थी। इसके अलावा हर 5 साल में प्राचीन नगर इलाहाबाद में धार्मिक समारोह मनाए जाते थे। इसमें इतना दान दिया जाता था कि 5 साल तक जितनी संपदा जुटाई जाती थी राज्य के द्वारा वो खत्म हो जाया करती थी। इंडियन क्लाइमेट के बारे में भाग 3 हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारा ये जब जो भी हमको स्टडी करना है इंडियन क्लाइमेट के बारे में आज खत्म कर लें हम लोग। साउथ वेस्ट मानसून की अरब सागर शाखा तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो साउथ वेस्ट मानसून का आगमन हम लोग स्टडी कर चुके थे। साउथ वेस्ट मानसून आता कैसे उसका बेसिक स्टडी कर चुके थे, RTCZ की अवधारणा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस, बेसिकली बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच, अलग अलग जगह पर भारत में बारिश करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड में पहुंचने पर 3 अलग अलग धाराओं में विभक्त होती है 3 ब्रांचेस में। पहली ब्रांच जो है पश्चिमी घाट से टकराती है और 250 सेंटीमीटर से अधिक अत्यधिक भारी वर्षा करती है। इसी वजह से यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी सारा थिक वेजिटेशन भी देखने को मिलता है, एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं। जब आगे हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो रेनफॉल से उसको कनेक्ट करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहली धारा यहाँ पर कहीं वेस्टर्न घाट से यहाँ पे टकराएगी। फर्स्ट ब्रांच जिसको हम लोग लेबल कर लेते हैं, फर्स्ट ब्रांच जब टकराती है ऊंचे वेस्टर्न घाट से तो यहाँ पर काफ़ी सारी वर्षा करती है। भारी बारिश आपको केरल में देखने को मिलती है, मलाबार तट के सभी इलाकों में आपको भारी वर्षा देखने को मिलती है। कई बार तो बाढ़ भी आ जाती है केरल में इसके चलते। तो हवा की दिशा में 400 से 500 सेंटीमीटर यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। शिखर के पवन कक्ष की ओर वर्षा में भारी कमी होकर के 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे रह जाती है। अब ये पवन कक्ष क्या होता है, पवन पक्ष माफ कीजिए क्या होता है, जिसको विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड बोलते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। विंड जिस डायरेक्शन में होता है इसको विंडवार्ड साइड बोलते हैं, विंडवार्ड साइड। और विंड जिस डायरेक्शन के अपोजिट होता है उसको हम लोग लीवार्ड साइड या फिर माउंटेन साइड बोलते हैं। ये माउंटेन रेंज है, मान लीजिए इसको फर्ज करिए कि वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट है ये, ठीक है। और पश्चिमी घाट के वेस्टर्न साइड में ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है और लीवार्ड साइड के जो इलाके हैं वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ वाले, इसमें बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तो वर्षा काफ़ी देखने को मिलती है, 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है एवरेज, लेकिन यहाँ पर 30 से 50 सेंटीमीटर ही रह जाती है क्योंकि ये लीवार्ड साइड में पड़ता है वेस्टर्न घाट्स में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। शिखर के पवन पक्ष की ओर वर्षा में भारी कमी होकर के ये 30 से 50 सेंटीमीटर रह जाती है। पश्चिमी घाट के तत्काल पवन पक्ष की ओर शुष्कता की एक संकीर्ण पट्टी होती है, लेकिन एक बार जब ये गुजर जाती है तो वर्षा आपको और बढ़ती हुई देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ से जब विंड पास करेगी तो इमीडिएटली इस हिस्से में कम वर्षा होगी, लेकिन जब यहाँ पे विंड मानसून विंड यहाँ से पास कर जाएंगी तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा करने लगेगी। दूसरी धारा जो है ये जाती है संकीर्ण भ्रंश घाटी की तरफ, नर्मदा तापी की जो रिफ्ट वैली है उसमें जाती है और मध्य भारत तक पहुंचती है। इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड ब्रांच। सेकंड ब्रांच जो है ये रिफ्ट वैली में चली जाती है, नर्मदा तापी की रिफ्ट वैली में यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे ज़्यादा बैरियर नहीं है, ठीक है,
यहाँ पे ज़्यादा रिलीफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो डायरेक्ट बहती है और मध्य भारत तक पहुँचती है। और भ्रंश के पार प्रमुख पर्वतीय बाधा की अनुपस्थिति के कारण अधिक वर्षा नहीं होती है, यानी सेकंड ब्रांच ज़्यादा वर्षा नहीं करती है। हालांकि मध्य भारत के कुछ भागों में इस धारा से वर्षा होती है, जैसे नागपुर में इस सेकंड ब्रांच से वर्षा होती है। फिर तीसरी धारा बिना वर्षा की अरावली पर्वतमाला के समानांतर चली जाती है। जैसे अरावली है यहाँ कहीं, इस तरीके से अरावली है, तो ये थर्ड जो है ये इसी के समानांतर यानी कि इस तरीके से चली जाती है। यहाँ पर इस तरीके से वर्षा, मतलब ये जो है मानसून चली जाती है, इसके पैरेलल टकराती नहीं है अरावली से। इस वजह से पूरा जो थार डेजर्ट है वो रेनलेस रह जाता है। ये एग्जाम पूछ चुके हैं कि थार डेजर्ट को वर्षा क्यों नहीं मिलती है। तो थार डेजर्ट को वर्षा इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जो अरेबियन सी की ब्रांच की एक धारा है ये पैरेलल निकल जाती है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी तट पे यहाँ पे करीब कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले रीजन में भले ही होती हो और कहीं यहाँ पे नहीं होती है। माउंट आबू में लगभग 170 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि आसपास के मैदानों में केवल 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस ब्रांच के द्वारा। मानसून का टॉपिक अगेन थोड़ा सा वृहद है, इसमें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। अभी हमको बे ऑफ बंगाल ब्रांच, विड्रावल ऑफ मानसून, ब्रेक इन मानसून और जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं जो कह सकते हैं विंटर सीजन में, उसके बारे में बात करनी है हमको। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन वाले को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड इज प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी केसेस होते हैं या फिर जहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर रिप्रेजेंट कौन करते हैं? जनरली सॉलिसिटर जनरल को आप कोर्ट में देखेंगे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को देखेंगे, या फिर कभी कभी रेयर केसेस में आप देखेंगे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। प्रेजेंट में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकटमणि हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। अब क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस इन पोस्ट के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक तो वैसे अटॉर्नी का ही है लेकिन सॉलिसिटर जनरल भी इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अटॉर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका का भाग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। सिर्फ लॉ ऑफिसर ना होकर के यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, ये ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 76 के क्लॉज 1 में इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेंगे और उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट करेंगे जो ऐसी अर्हता रखता हो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो अर्हताएं व्यक्ति पूरी करेगा उसे नियुक्त किया जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अर्हताएं क्या क्या है कि 5 साल यहाँ पर हाई कोर्ट में मतलब ये 5 साल हाई कोर्ट में कंप्लीट किए होने चाहिए एज अ जज, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल एज एन एडवोकेट यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है। तो इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, तो यह धारणा क्लियर रहेगी आपके पास कि किस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त करना है, ये कौन डिसाइड करता होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट ये डिसाइड करता होगा कि किसको अटॉर्नी जनरल बनाना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी केसेस होते हैं उसमें सरकार का पक्ष रखते हैं। तो सरकार यहाँ पर जाहिर सी बात है किसी लोलू पोलू व्यक्ति को यहाँ पे नहीं शामिल करना चाहेगी, किसी अच्छे वकील को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। जैसे इस समय आर वेंकटमणि हैं, इनसे पहले के वेणुगोपाल कई बार रहे, उनका टेन्योर एक्सटेंड किया जाता रहा है लगातार। जाहिर सी बात है कि सरकार यानी कैबिनेट जो है ये इनका नाम सजेस्ट करती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। एलिजिबिलिटी में ये जरूरी है कि इनको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, किसी भी विदेशी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाया जा सकता है। ही मे बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट टू इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मतलब कह सकते हैं निगाह में या फिर इनकी अवधारणा में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए। अब जहां पर प्रेसिडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर सिंपल तौर पर आप समझ जाइए कि यहाँ पर सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार अगर किसी एमिनेंट ज्यूरिस्ट को मानेगी उसी को ही बनाएगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो फैक्चुअल पार्ट है इसको कवर कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 76 है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 76 में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं कि मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करेंगे भारत के लिए, और अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर एडवाइस देगा लीगल मैटर्स में, भारत सरकार को लीगल मैटर्स में एडवाइस करेंगे। और जहाँ जहाँ पर आर्टिकल 300 के तहत मतलब सरकार या तो मुकदमा किसी पे कर रही है यूनियन ऑफ इंडिया
या फिर यूनियन ऑफ इंडिया पर किसी का मुकदमा किया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया पर किसी ने मुकदमा किया है, तो उस पर यूनियन ऑफ इंडिया यानी सरकार का पक्ष रखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल भी रखते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी रखते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अभी सॉलिसिटर जनरल वाला केस क्लियर करेंगे, अभी अटॉर्नी पर फोकस करते हैं हम लोग, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। आर्टिकल 76 में भी दिया हुआ है कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए अटॉर्नी जनरल के पास सभी कोर्ट्स में, टेरिटरी ऑफ इंडिया के भीतर जितने भी कोर्ट्स हैं, यहाँ पर ऑडियंस का अधिकार इनको होगा। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में दे सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल को सिर्फ हाई कोर्ट में हियरिंग में जाने का अधिकार है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, तो आपको उसको सही नहीं मानना है। ऑल कोर्ट्स का मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जा करके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है सरकार का पक्ष रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वही जाएं, सॉलिसिटर जनरल भी जाते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी जाते हैं। आर्टिकल 76 में इनके कार्यकाल के बारे में दिया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपनी ड्यूटी करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे पद पर बने रहते हैं, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें लिखा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 5 साल के लिए बनते हैं या 3 साल के लिए बनते हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी कृपा पर्यंत, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। जब तक प्रेसिडेंट चाहे का क्या आशय आप लगा लेंगे, क्योंकि आप अच्छे से प्रेसिडेंट की पोस्ट को समझ चुके हैं कि जब तक केंद्र सरकार चाहे या कैबिनेट चाहे तब तक ये अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं और बीच में हटाए भी जा सकते हैं। आर्टिकल 88 के बारे में बात करें, राइट टू स्पीक और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स इन आइदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, एनी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो ना सिर्फ कोर्ट में बल्कि पार्लियामेंट में भी किसी भी हाउस में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, जॉइंट सिटिंग में, लोकसभा राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग में, और एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में इनको भाग लेने का अधिकार होगा। वहां पर स्पीक करने का यानी कि बोलने का भी अधिकार होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। नो वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जो विभिन्न तरीके के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल वोट नहीं दे सकते हैं, वहां बोल सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं, ठीक है, अपना पक्ष रख सकते हैं और प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं जा करके, लेकिन वहां पर जो है वोट नहीं कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल। स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल 105 में पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज के बारे में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में। 105 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज के बारे में लिखा हुआ है, तो उसी में अटॉर्नी जनरल की भी पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी शामिल हो जाएगी। सारी इम्यूनिटी, पावर, प्रिविलेज मिलेंगे अटॉर्नी जनरल को, सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी जो पावर्स हैं और फंक्शंस हैं इनके, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नेसेसरी फॉर गिविंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर्स, क्योंकि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक उसके पास क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो जितना भी भारत का लीगल मैटर उसके बारे में अच्छी साउंड जानकारी इनके पास होती है। ही आल्सो परफॉर्म्स अदर लीगल ड्यूटीज असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। बाय द प्रेसिडेंट का मतलब है केंद्र सरकार के द्वारा या प्रेसिडेंट के कहने पर जो भी लीगल ड्यूटीज इनको असाइन की जाती हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स एज वेल एज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, दो नॉट टू वोट। पार्लियामेंट की किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स में, कमेटी की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वहां पर वोट देने का अधिकार इनको नहीं रहता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपीयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इंक्लूडिंग सूट्स, अपील्स और अदर प्रोसीडिंग्स। सभी प्रकार के केसेस में, चाहे रिट जुरिसडिक्शन की प्रोसीडिंग हो, चाहे कोई अदर मैटर हो, इसमें जा करके सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित कोई भी मामला अगर आता है तो। आर्टिकल नंबर 300 में लिखा गया है कि जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है और केंद्र सरकार किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है, और किस नाम से मुकदमा होगा, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर्स और आगे के आर्टिकल्स तो ये सब मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल अलग अलग कोर्ट्स में। प्रेसिडेंट 143 आर्टिकल के तहत जब सुप्रीम कोर्ट से कोई मशवरा मांगते हैं तो उस समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कैन एक्सेप्ट ब्रीफ्स बट कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुकदमा नहीं ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है। He cannot defend an accused in the criminal proceedings and accept the directorship of a company without the permission of government. किसी भी बड़ी कंपनी का पद ये धारण नहीं कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल, और किसी भी अक्यूज की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं या फिर क्रिमिनल का बचाव नहीं कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन पर है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर देती है तो ये क्रिमिनल केस लड़ सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। आप जान रहे हैं कि इतने सारे केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अदर कोर्ट्स में भी, और इतने सारे मामलों में एक अटॉर्नी जनरल काफ़ी नहीं है, तो सरकार एडिशनल अधिकारी नियुक्त करती है अटॉर्नी जनरल की कह सकते हैं मदद के लिए, या फिर कह सकते हैं उसके काम को हल्का करने के लिए, उसके काम को बांटने के लिए, या फिर उसके डायरेक्शंस पर काम करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े केसेस में भी कई बार अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ज़्यादातर सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है केसेस बहुत सारे होते हैं सभी कोर्ट्स में। तो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। अब हमसे एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है, क्या सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं? तो उत्तर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये कौन सी पोस्ट है? ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। जहाँ पर भी लिखा हो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कैसी है, तो ये वैधानिक पद है, यानी कि स्टैट्यूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें साफ साफ दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट नहीं मेंशन है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का भी नहीं मेंशन है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। तो ये पोस्ट आई कहाँ से? ये वैधानिक पद आए तो जाहिर सी बात है कोई विधान यानी कानून रहा होगा। किस कानून के तहत आई है? लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987, जिसको 2008 में अमेंड किया गया था। इसमें सॉलिसिटर जनरल की ड्यूटी के बारे में लिखा हुआ है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ड्यूटीज और उनके टेन्योर के बारे में लिखा हुआ है, इनकी नियुक्ति के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करती है कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा और सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट नहीं करते हैं, ये बड़ा जरूरी है, कहीं दिया भी नहीं, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल जनरली 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और गवर्नमेंट जो है इनकम्बेंट को रिक्वेस्ट कर सकती कंटिन्यू करने के लिए, या फिर न्यू कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकती, जैसा भी मामला हो। जैसे तुषार मेहता है, इनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है, 2018 में आए थे और अभी तक ये बने हुए हैं। एक बार कार्यकाल बढ़ाया गया 2021 में और एक बार फिर से अभी बढ़ाया गया, ये 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे तुषार मेहता। ठीक है, तो ये है तुषार मेहता इस समय हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकटमणि है, ध्यान रखिएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये ध्यान रखना नहीं होता है। ज़्यादातर चीज़ें हमने क्लियर कर दी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में, इतना यहाँ पे काफ़ी है। अब हम ओजोन और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन एटॉम से मिल करके बना होता है और इसको O3 करके लिखा जाता है और ऑक्सीजन को O2 करके लिखा जाता है। तो कई बार जब अनस्टेबल ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन से मिलता है तो ये बनता है ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 है और ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 स्तरों में बेसिकली देखने को मिलता है। 90% ओजोन पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर ये 15 से 25 लिखा जाता है, कहीं पर 14 से 24 इस तरीके से लिखा जाता है। तो 15 से 25 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन देखने को मिलता है। तो ज्यादातर ओजोन हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। संताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है ज़्यादातर 90% ओजोन देखने को, और या ओजोन लेयर आपसे पूछें, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड लेवल ओजोन क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में भी देखने को मिलता है, जो एक पॉल्यूटेंट के फॉर्म में यहाँ पर विद्यमान रहता है। निम्न सांद्रता में ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जमीनी स्तर पर पाया जाता है। ये ओजोन एक प्रदूषक के रूप में होती है जो शहरों में धुंध का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती है। नेक्स्ट क्लास में हमको आपको जो धुंध ही पढ़ाना है, धुंध यानी कि जो फॉग वगैरह होता है, स्मॉग वगैरह, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सब हम डिस्कस करेंगे, क्या महीन अंतर होता है इसमें। इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, अबाउट 90% ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड बिटवीन 15 and 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। लोअर कंसंट्रेशन में ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी पाई जाती है, और ये ओजोन एक पॉल्यूटेंट के रूप में काम करती है और स्मॉग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाती है सिटीज के ऊपर। ये 2022 में पूछा गया था कि स्मॉग में जो मेजर क्या होता है, ओजोन पाई जाती है स्मॉग में सिटीज के ऊपर देखने को मिलता है। द ओजोन लेयर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1913 बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी ब्यूसन और चार्ल्स फैब्री के द्वारा ओजोन को खोजा गया था 1913 में, ये ध्यान रखिएगा।
ओजोन लेयर किसे कहते हैं? ओजोन लेयर एक कॉमन टर्म है जहां पर हाई कंसंट्रेशन में ओजोन एक ब्लैंकेट के फॉर्म में स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है 15 से 30 किलोमीटर ऊपर अर्थ सरफेस के। और ये 97 से 99% जो सन की मीडियम फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है 200 nm से लेकर 315 nm वेवलेंथ वाली, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारी स्किन वगैरह को डैमेज कर सकती है, उससे हमको बचाती है ये ओजोन लेयर। तो पराबैंगनी प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 200 nm से लेकर 315 nm हो सकती है, उसके 97 से 99% भाग को अवशोषित कर लेती है, जो अन्यथा हमारे एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर ये करीब 14 किलोमीटर तक होता है अर्थ की सरफेस से, और फिर 14 से लेकर यहाँ पर करीब 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मीजोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर होता है, और फिर एक्सोस्फेयर होता है। एक्सोस्फेयर में करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, यहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का, यहाँ पर -85 का होता है मीजोस्फेयर में, 0 डिग्री करीब होता है स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट में। और आपका ये क्या नाम से यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में करीब होता है ट्रोपोस्फेयर के अंतिम हिस्से पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, जब ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी हिस्से में आपको क्लाउड देखने को मिलते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ तक होती है, फिर रेडियो साउंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एयरक्राफ्ट यहाँ पे चलते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, मेटियोर्स आपको देखने को मिलते हैं मिजोस्फेयर में, स्पेस क्राफ्ट थर्मोस्फेयर में, ऑरोरा देखने को मिलता है थर्मोस्फेयर में, और सैटेलाइट देखने को मिलता है आपका एक्सोस्फेयर में। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ये भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बनती कैसी, एक बार इसके संबंध में सवाल आ चुका है। तो जो ये O2 होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में ये अनस्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में टूट जाता है, 2 O हो जाते हैं। फिर ये क्या करता है कि स्टेप 2 होता है, इसमें ये 2 O होते हैं, ये दो डाई एटॉमिक ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं, और फिर ये ओजोन ये बना देते हैं। ठीक है, ये 2 ओजोन है, ये एक ओजोन है सिंगल ओजोन, और ये दूसरा ओजोन। ओजोन कैसे बनता है? ओजोन बनता है अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनता है। ये 3O2 सनलाइट के प्रेजेंस में 2O3 बन जाता है। ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो केमिकल रिएक्शन वैसे तो हमसे नहीं स्टेट पीसेस पूछते हैं, लेकिन इसके संबंध में एक क्वेश्चन बनाया था अभी आयोग ने, वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मुझे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पर बनाया था। आपको पता होना चाहिए कि अनस्टेबल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब अल्ट्रावायलेट सनलाइट के प्रेजेंस में अनस्टेबल ऑक्सीजन में टूट जाता है, तब ये ऑक्सीजन से जब कंबाइन करता है तो यहाँ पे ओजोन बना देता है। ये यहाँ पे सिंपल होता है। किस लाइट के प्रेजेंस में होता है, यही हमसे एग्जाम पूछ सकते हैं। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है। गुड ओजोन और बैड ओजोन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को जनरली गुड ओजोन कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरली अकर करती है अपर एटमॉस्फेयर में, और प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो हमको हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है। ये बेनिफिशियल ओजोन है, जिसको हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ने, जैसे कि हम जो केमिकल CFCs वगैरह रिलीज करते हैं, उससे डिस्ट्रॉय हुई है। अब CFC से ओजोन डिस्ट्रॉय कैसे होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, या फिर जो हमने केमिकल एटमॉस्फेयर में छोड़े हैं इतने लंबे समय तक, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह, उससे ओजोन में एक होल हो गया है। तो वो ओजोन होल क्या है, कहाँ पे है, इसको भी देखेंगे हम लोग। बैड ओजोन का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन है, not emitted directly into the air but is created by chemical reaction between the oxides of nitrogen and volatile organic compounds। तो VOC और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का निर्माण करते हैं। तो मतलब जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ये नेचुरली नहीं अकर करती है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनती है। This happens when pollutants emitted by car, power plants, industrial boilers, refinery, chemical plant, इन सबसे जो उत्सर्जन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है। यह हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट होता है, और लोगों पर इसका खराब प्रभाव होता है, इन्वायरमेंट पर भी। और स्मॉग का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये बनता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अगर आपसे कहें कि ओजोन सिर्फ और सिर्फ आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस से विंड द्वारा ट्रांसफर हो सकती है, और रूरल एरियाज में भी जा सकती है, और वहाँ पर भी हाई ओजोन लेवल देखने को मिल सकता है, अगर विंड से ओजोन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अगर उड़ करके रूरल एरियाज में अगर चली गई तो। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट्स ऑफरिंग, या फिर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर कौन सा व्यक्ति जो है पद धारण करता है, बताना है आपको। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल इज अ लॉ एडवाइजर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का लॉ एडवाइजर होता है, प्राइम मिनिस्टर का, लोकसभा का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। He should have same qualification as a judge of Supreme Court, should be a member of any one house of the parliament, or can be removed by impeachment of the parliament. Impeachment के द्वारा क्या हटाया जाता है इनको। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि हमको लौटता हुआ मानसून आपको पढ़ाना है और किस तरीके से तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा नहीं होती है ये भी हमको बताना है आपको। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है। अशोक घोष वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ। अशोक घोष किसके समकालीन थे, और इनकी एक प्रमुख रचना भी है, उसका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हड़, रात तरंगिणी जिन्होंने लिखी है, उनके समकालीन कौन थे शासक, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और फिर अब आ जाते हैं साइंस सेक्शन पे। तो डे 17 में साइंस सब्जेक्ट से आज के हमारे टॉपिक रहेंगे कि कौन कौन सी आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फैक्ट हैं। तो जेनेटिक डिजीजेस मतलब आनुवंशिक रोग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस वाली बीमारी में ना तो आपकी कोई लापरवाही होती है, ना आपके शरीर में कोई वायरस गया होता है, ना बैक्टीरिया गया होता है, ना आपकी कोई ऐसा गलती होती है। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। ये सारी बीमारियां आपको आपके पूर्वजों से मिली होती हैं, जिसमें आपके माता पिता या दादा दादी या फिर उससे के ऊपर की जो हायरार्की है वो लोग शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा आनुवंशिक रोग है या नहीं है, तो एलिमिनेशन वाला बनता है। और दूसरा कि किस आनुवंशिक रोग की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उससे रिलेटेड कंसेप्ट हैं, क्या फैक्ट हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आनुवंशिक रोग है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता जो बीमारी है उसमें होता ये है कि आप कलर नहीं पहचान पाते हो। कौन से कलर? तो लाल और हरे में आप फ़र्क नहीं कर पाते हो, और कभी कभी तो इवन ब्लू कलर पहचानने में भी आपको दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कलर ब्लाइंड होते तो ये जो लाल रंग से हमने गोला बनाया हुआ है ना, ये इस तरीके से ये आपको क्या दिख रहा होता? हरा दिख रहा होता। और ये जो हमने पॉइंट बनाए हैं ना 1 2 3 4 5, ये सारे ब्लू कलर से दिख रहे हैं, तो ये आपको नहीं दिख रहे होते अगर आप कलर ब्लाइंड होते तो वैसे तो ये वाली जो बीमारी है ये आदमी औरत दोनों में हो सकती है, मेल फीमेल दोनों में, लेकिन ज़्यादा करके ये आदमियों में ज़्यादा कॉमन होती है। और वो इसलिए क्योंकि ये एक्स लिंक्ड बीमारी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 माता से मिलते हैं, 23 पिता से। तो इनमें से जो एक्स वाला क्रोमोसोम है ये म्यूटेट हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हर एक क्रोमोसोम में कुछ जीन्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो म्यूटेशन के टाइम पे होता ये है कि वो जीन्स अल्टर हो जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो कलर आइडेंटिफाई करने की जो हमारी क्षमता है वो जिस भी जीन में स्टोर है, वो जीन कहाँ पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम में। वो वाला जीन अगर चेंज हो जाएगा तो हमें ये बीमारी हो जाएगी। मानव शरीर में जो ये 46 क्रोमोसोम है, इनमें से जो फीमेल्स होती हैं, औरतें लड़कियां, इनमें XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जिसके भी पास कलर ब्लाइंडनेस वाली बीमारी है उसके X क्रोमोसोम को X⁻C इस तरीके से दिखाया जाता है, मतलब उसमें कैरियर जीन आ चुका है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वाली चीज़ है, उसका म्यूटेशन हो चुका है। तो ये तो कंसेप्चुअल चीज़ें थी। बाकी फैक्ट आपको पता ही है कि वर्ल्ड कलर ब्लाइंडनेस अवेयरनेस डे, ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस डे, कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी है उसका डे कोई क्यों मनाएगा? ये 6 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्या हुआ था 6 सितंबर को? तो जो जॉन डाल्टन है, जिन्होंने पहली बार इस बीमारी को स्टडी किया था, उनके बर्थडे के तौर पर ये और इनके भैया दोनों ही कलर ब्लाइंड व्यक्ति थे। तो इन्होंने स्टडी करी बाकायदा और इसके रीज़न और कंक्लूजन सारे कुछ बताए। अब इसमें होता ये है कि आप कलर पहचान नहीं पाते तो कई सारी चीज़ों में आपको दिक्कत आती है। जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जो ALP असिस्टेंट लोको पायलट, और साथ में जो आप पायलट जो एरोप्लेन उड़ाते हैं वो वाले पायलट, इनमें जो टेस्ट होता है इसमें आप फेल हो सकते हो। तो इन सब कैरियर अपॉर्चुनिटी में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जेनेटिक बीमारी जितनी भी होती है ना, कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट उनका है ही नहीं। तो ये भी जेनेटिक है तो इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है।
अब इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो स्पेशल टाइप के जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं या फिर कलर फिल्टर ग्लास, तो कुछ हद तक राहत आपको मिल जाएगी। वो भी तब जब आपको माइल्ड टू मॉडरेट वाले सिम्टम आएंगे। अगर ज़्यादा ही गंभीर ये बीमारी आपको पकड़ रखी है तो ये चीज़ें भी काम नहीं करेंगी, और उस सिचुएशन में जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकता है आपके काम में आ जाए। इसमें आर्टिफिशियल वे से आपके ब्रेन को सिग्नल दिया जाता है कि कलर पहचानो, क्योंकि जो सिग्नल देने की ड्यूटी जिस जीन की थी वो तो बदल गया, तो सिग्नल दिमाग को कौन भेजे कि ये कलर लाल है, ये हरा है, तो वो वाली चीज़ होती है। इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। जिस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस हमने देखा कि आदमी औरतों दोनों में होता है, जिनमें से आदमियों में ज़्यादा होता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम सिर्फ औरतों में हो सकता है, ओनली इन फीमेल। इससे पहले अगर कलर ब्लाइंडनेस में हम वापस आएँ तो जितनी भी जेनेटिक बीमारी होती हैं, सरकार भी ऐसे लोगों के लिए, इनके पीड़ितों के लिए मतलब प्रयास कर रही होती है। अभी जून 2020 की बात है, महाराष्ट्र ने मोटर व्हीकल एक्ट में एक अमेंडमेंट किया था ताकि जितने भी कलर ब्लाइंड लोग हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़े दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये टाइप की बीमारी होती है। हजारों लाखों में किसी एक आध को ही ऐसा होता है। अब टर्नर सिंड्रोम पे वापस चलते हैं, तो ये सिर्फ औरतों में होता है, और इसमें ना एक क्रोमोसोम इनका चला जाता है, सिर्फ 45 बचते हैं। वैसे ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं। तो एक क्रोमोसोम के लॉस से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। उनके ब्रेस्ट चपटे हो जाएंगे, कद छोटा हो जाएगा और शरीर का प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा, और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो पेरेंट बनाने में हेल्प करते हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से औरतें आगे जाके बांझ हो जाएंगी। वर्ल्ड डे ऑफ टर्नर सिंड्रोम मनाया जाता है 28 अगस्त को, अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है। इसके बाद आते हैं हीमोफीलिया पे। तो जैसा कि हमने विटामिन के वीडियो में बताया था कि जब भी आपके खून निकलता है तो कुछ टाइम बाद वो बाहर ही जम जाता है, जिसके बाद वो नहीं निकलता। तो इस बाहर जमने को बोला जाता है थक्का बनना, क्लॉटिंग। तो इस क्लॉटिंग में विटामिन के आपकी हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ विटामिन के से बात नहीं बनेगी, वो सिर्फ हेल्प करता है। क्लॉटिंग करता कौन है आखिर? तो क्लॉटिंग करता है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन, जो शरीर में तभी बन पाएगा जब एक स्पेसिफिक टाइप का जीन एक्टिव होगा। अगर इस जीन का म्यूटेशन हो जाए, ये हट जाए जीन वहाँ से, तो ये प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो चाहे जितनी मर्जी विटामिन के आप खाते रहो, कोई मतलब नहीं है। जब क्लॉटिंग फैक्टर ही डैमेज हो गया तो विटामिन के क्या ही करेगा। तो ये वाली चीज़ होती है। हीमोफीलिया भी एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। एक्स क्रोमोसोम में एक ऐसा जीन होता है जिससे दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि थक्का बना दो, वो जीन म्यूटेट हो जाता है। हीमोफीलिया 2 टाइप के होते हैं, ए और बी, जिनमें से ए ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वो हर 5000 में से एक बंदे को हो जाता है, जबकि बी उतना कॉमन नहीं है क्योंकि वो 20,000 में से एक बंदे को होता है। और ओवरऑल अगर देखें तो करीब 10,000 में से एक को हीमोफीलिया हो ही जाएगा। रक्त का थक्का जो है ये बनना बंद हो जाता है, और अभी हालिया आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनमें भारत नंबर 1 पे है, जहाँ पे साल में सबसे ज़्यादा हीमोफीलिया के मामले आते हैं। हीमोफीलिया ए जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 के मिस होने या फिर इसके कम होने की वजह से होगा, जबकि जो बी है ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 के मिस होने या कम होने की वजह से होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट थ्योरी ये आपके काम में आ सकती है, जिसमें होता ये है कि अगर आपको हीमोफीलिया ए है तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की ड्रिप चढ़ाई जाएगी, नहीं तो अगर बी है तो 9 की ड्रिप चढ़ाई जाएगी, ताकि जो क्लॉटिंग फैक्टर उस जीन की वजह से बनना चाहिए था, अब जीन तो है नहीं, लेकिन थक्का तभी जमेगा जब ये क्लॉटिंग फैक्टर शरीर में होंगे तो बाहर से दिए जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कर होता ये है कि जैसे ही आपको चोट लगती है, चोट नॉर्मल आप कहीं गिर गए, आप दाढ़ी बना रहे हो, ब्लेड से आपने काट लिया या चाकू लग गई आपको, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है या आपने दांत उखड़वाया है, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादातर खून निकला करता है। तो ऐसे में खून बंद हो जाता है नॉर्मली 2 से 5 मिनट में, लेकिन हीमोफीलिया के केस में आधे घंटे या फिर इवन 24 घंटे तक खून बहता रहता है। और अगर 24 घंटे तक खून बहेगा तो 5 का 5 लीटर ही बह जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इतना खतरनाक ये हो सकता है। अगर फैक्ट की बात करें तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये था, और पता कैसे चला उस वक्त, क्योंकि एक एक करके जितने भी उनके फैमिली मेम्बर थे सबको ये होता जा रहा था। इस वजह से इसे रॉयल डिजीज़ या शाही बीमारी भी कहा जाता है। इसके बाद है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। जिस तरीके से हमने देखा था ऊपर टर्नर में कि वो सिर्फ महिलाओं में होगा, वैसे ही क्लीनफेल्टर ये सिर्फ पुरुषों में होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर में टोटल 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं।
और जिनमें से एक्स क्रोमोसोम जो है ये एक्स्ट्रा आ जाता है। अब जो पुरुष हैं उनकी छाती महिलाओं की तरीके विकसित होने लगेगी और वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, मतलब नपुंसकता उनके अंदर आ जाएगी। इसके बाद है डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21, देखिए टोटल 46 होते हैं, जिनमें से जो 21 नंबर का है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है डाउन्स में। अब इसमें दिमाग पे सीधे सीधे असर पड़ेगा, मंदबुद्धि के आप हो जाएंगे, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, जीभ मोटी हो जाएंगी, तो कुल मिला के फिजिकल स्ट्रक्चर आपका इर्रेगुलर हो जाएगा। इसे मैंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो ये तो था डाउन सिंड्रोम। इसके बाद ये देखिए पटाऊ सिंड्रोम। तो ये होता है सिर्फ बच्चों में, इसे कहते हैं ट्राइसोमी 13, क्योंकि 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, जिसके भी आगे सोमी लिखा हो उसका ये मतलब है एक कॉपी एक्स्ट्रा आ रही है। तो जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, इस बच्चे का ये जो होंठ है ये नाक के नीचे से फट चुका है। इस चीज़ को बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ये वाली चीज़ हो जाएगी पटाऊ सिंड्रोम में, और ये बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर उस नवजात की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो था जेनेटिक डिजीज़ेस के बारे में। अब MCQ सॉल्व करते हैं पिछले वीडियोस का। चलिए आपको रिवीजन कराएं। ये बैक्सिलस हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरल डिजीज़, लेकिन पीछे बैक्सिलस लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। तो जी हाँ, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक स्पेशल केस है। हमने जैसा कि बताया था कि मेनिंजाइटिस वायरस और बैक्टीरिया दोनों की वजह से हो जाएगा। तो ये वाला जो मेनिंजाइटिस है ये हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, और ये सिर्फ छोटे बच्चों में होगा 5 साल तक के। तो बी, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक टाइप, ये बैक्सिलस हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के कारण होगा। कौन सी बीमारी जेनेटिक है? हेमोफीलिया। इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। बाकी टीबी, कैंसर, डिसेंट्री ये सब नहीं हो सकते, ये पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि हेमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो किस तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि आप ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, हमने अभी देखा है। डी ऑप्शन है होगा यहाँ से। बाकी आप ज़रा ये बताइए कि हेमोग्लोबिन बनाने में किस विटामिन का रोल होता है। इसके बाद है कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। ये रतौंधी जो है ये जेनेटिक कब से हो गई? ये तो विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन बता दीजिए ज़रा। एक स्पेशल केस आपको बताते हैं इस MCQ के माध्यम से। जब भी कोई कलर ब्लाइंड आदमी एक नॉर्मल महिला जो कि कलर ब्लाइंड नहीं है उससे अगर शादी करेगा, तो आगे जाके ना उस पुरुष का जो वंश है वो सही चलेगा, मतलब उसके बेटे और पोते होंगे वो सही रहेंगे, लेकिन जो भी उसकी बेटी होगी आगे जाके वो कैरियर बन जाएगी, यानी कि इस कलर ब्लाइंडनेस को वो आगे अपनी जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगी। तो पुत्री क्या है, वो ट्रांसफ़र करेगी, वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी। तो पुत्र तो सवाल ही नहीं उठता, पुत्र के पुत्र भी नहीं सवाल उठता। पुत्री खुद जो है ये कैरियर बनेगी, ना कि खुद कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएगी, लेकिन जो इसके बेटे हैं वो हो जाएंगे। ऐसे आप समझ सकते हो। ये तब का केस है जब पुरुष नॉर्मल है और पुरुष कलर ब्लाइंड है, महिला नॉर्मल है। और वहीं अगर पुरुष नॉर्मल हो और महिला कलर ब्लाइंड हो जाए तब केस पलट जाता है, तब आने वाले जो बेटे हैं वो बीमारी को आगे बढ़ाते हैं। एक और स्पेशल फैक्ट जानिए, जो आर्थराइटिस होता है ना, ये किस एसिड की वजह से होता है? तो ये आंसर आप कमेंट कीजिए, लेकिन आपको हम इसका हिंट बता देते हैं। अभी वन ऑफ माय वीडियोस में हमने यहाँ पे आपको ये बताया था कि एक ऐसा एसिड जब शरीर में जमा होगा तो आपके पैर का जो अंगूठा है उसके आसपास की हड्डी फूल जाएगी और आपको असहनीय दर्द होगा। तो कौन सा एसिड जमा हो जाता है बताइए ज़रा। इसके बाद इसमें से कौन सा नहीं मैच कर रहा है? तो जेनेटिक डिजीज़ या टीबी कब से हो गई, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बाकी आपको इन तीनों ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता, तो जो पता है उस पर फोकस करते हुए हमने अपना क्वेश्चन निकाल लिया। इसके बाद 958 आप बताइए। इसमें फर्स्ट वाले को इग्नोर कर देंगे तो भी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि कॉलेरा यानी हैजा किसकी वजह से होता है और एथलीट फुट किस वजह से होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये वाला सवाल 958 आप इसका आंसर बताइए।